बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मीज़ान बैंक का शेयर एनालिसिस होगा और बेस्ड ऑन लेटेस्ट जो फर्स्ट क्वार्टर की अनाउंसमेंट आई है। टुडे इज़ 22 अप्रैल और 21 अप्रैल को स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट सेक्शन में इनका रिज़ल्ट अपलोड हुआ है एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन के कैसा रिज़ल्ट रहा और उसके मुताबिक मार्केट ने इसकी एंटिसिपेशन में कैसा बिहेव किया और पोस्ट रिज़ल्ट क्या मामलात हैं। मार्केट इस सूरत हाल है जी कि कल इसने अपना आलमोस्ट अपर लॉक लगाया और 260 से आलमोस्ट उठ के 280 को टच किया और साथ ही अगले दिन आज 3% यानी 2.5% माइनस में है और 271 का 271 का करंट प्राइस है। अब इसमें देखते हैं कि एक दिन में अचानक शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर आसमान पे चली जाती है और वेरी नेक्स्ट डे नीचे आ जाती है। तो लेट्स हैव अ क्लोज लुक और रिज़ल्ट कैसा रहा और रिज़ल्ट की वजह से ईपीएस के ऊपर क्या असर रहा और उसमें प्राइसिंग किस तरफ जा सकती है और अभी जो कल एकदम ऊपर चली गई थी उसकी क्या रीज़न थी और आज एकदम नीचे आ गई उसकी क्या रीज़न है। तो वीडियो के एंड तक देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी और सिर्फ मीज़ान बैंक नहीं बल्कि रिज़ल्ट से पहले क्या होता है, रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट क्या होती है, उससे पीई रेशो पे क्या असर पड़ता है, अर्निंग पर शेयर चेंज होती है। तो सारी चीज़ें आज तफसील से इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इन डेप्थ। तो स्टे ट्यून्ड एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। ओके, कमिंग टू द टॉपिक, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जो डेटा हमारे सामने है उसके अकॉर्डिंगली मीज़ान बैंक ने ₹7 का डिविडेंड अनाउंस किया जो कि 70% बनता है। चूँकि डिविडेंड कैलकुलेट होता है ऑन द फेस वैल्यू दशियों के ₹10 है तो 70% बन रहा है। अदरवाइज करंट वैल्यू के मुताबिक देखें जो अगर 280 है या 270 है तो उसके अकॉर्डिंगली ₹7 हम उसके ऊपर देखें तो माइट भी जस्ट 3% बनेगा। तो ये भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन सॉर्ट ऑफ क्रिएट की जाती है अमंग द इन्वेस्टर्स। वो समझ लेते हैं कि इतना 7% डिविडेंड है, 7% या 70% सॉरी, तो वो सारा ट्रांसलेट करें उस इन्वेस्टर के 70% है जिसने ₹10 का शेयर बाय किया हुआ था। लेकिन जो आज शेयर बाय कर रहा है उसको डिविडेंड कितना परसेंट मिलेगा वो आप उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। एनी हाउ, तो ₹7 का डिविडेंड इट्स अ गुड डिविडेंड, गुड कंपनी। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट्स रिसेंटली नीचे आए हैं और जिसकी वजह से डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर जो है वो स्ट्रेस में आएगा कि वो उनका जो बैंकिंग स्प्रेड है, जो बैंकिंग समझ बैंक्स का जो मार्जिन है, जो वो जिस रेट पे वो लैंडिंग कर रहे होते हैं और जिस रेट के ऊपर वो डिपॉजिट्स का रेट रिटर्न दे रहे होते हैं, तो उसमें जो गैप होता है वो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो गैप भी बढ़ जाता है, यानी उनको अच्छी अर्निंग का मौका मिलता है। तो वो जब नीचे आएगा तो डेफिनेटली उनका स्प्रेड कम हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली अभी कम हुई है इस क्वार्टर में और नेक्स्ट क्वार्टर में इट कैन गो फर्दर डाउन। अच्छा, अब ये 70% शेयर्स 70% डिविडेंड का मतलब ₹7 डिविडेंड दे रहे हैं। अब पहले थोड़ा इसकी बुक्स की डेट्स की बात कर लेते हैं कि किन को मिलेगा और किस डेट तक की जिन्होंने बाइंग की होगी उनको ये डिविडेंड वो अवेल कर सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन सारी मैंडेटरी होती है इनको पब्लिश करना। तो यहाँ पे मेंशन है द शेयर ट्रांसफर बुक्स ऑफ द बैंक विल बी क्लोज फ्रॉम May टू May 4 बोथ डेज इंक्लूसिव। इनके 2, 3 और 4 तारीख को बुक्स क्लोज रहेंगी। उस दौरान शेयर ट्रांसफर का मामला नहीं होंगे। ट्रांसफर रिसीव्ड एट अवर शेयर्स रजिस्ट्रार ऑफिस एड्रेस दिया हुआ एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 30 अप्रैल विल बी ट्रीटेड इन टाइम फॉर द पर्पज ऑफ अबव एंटाइटलमेंट टू द ट्रांसफरी। तो जिसका नाम 30 अप्रैल तक बुक्स में आ जाएगा तो उसको डिविडेंड जो है ना वो अलॉट किया जाएगा। तो इसको और अब जो स्टॉक मार्केट का T+2 चले जब दिन ट्रेड होते थे 2 दिन बाद बुक्स में नाम आता है। तो 28 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट जिस दिन जो शेयर बाय कर लेगा और उसका नाम 30 अप्रैल को फिर बुक्स में आ जाएगा तो वो डिविडेंड का एंटाइटल होगा। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को डेट्स को थोड़ा सा रीचेक भी कर लीजिए, समटाइम्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कल आपके सर आपने ये बताया था कि उसको रीचेक भी कर लीजिएगा। अच्छा, अब सीन ये है कि मार्केट में एक चीज़ को समझिएगा कि जो स्टॉक मार्केट में जब डिविडेंड आ रहा होता है तो डिविडेंड अनाउंस तो हुआ बोर्ड मीटिंग में ऑफिशियली 21 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मार्केट के अंदर और कंपनी के हवाले से इनसाइड न्यूज़ होती हैं
वो लोग जो कंपनी में लाइक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, कंपनी के ऑडिटर्स हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, दे आर वेल अवेयर अ बिट इन एडवांस के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उस रिजल्ट्स में लाइक अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो 21 अप्रैल को सामने प्रॉपर बोर्ड मीटिंग के अंदर उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन माइट बी इंफॉर्मेशन 31 मार्च को ही जो है वो ऑलमोस्ट अकाउंट्स क्लोज हो गए होंगे। उसके बाद ज़ाहिर है ऑडिट का प्रोसेस होता है और अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है और सर्टिफाइड रीचेकिंग होती है, बहुत सारे मामला होते हैं। जो लोग ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रोसेस से वाकिफ हैं, दे कैन वेल अंडरस्टैंड। तो होता है कि जब ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि अब इसके रिजल्ट्स इस तरह के आ रहे हैं, डिविडेंड अनाउंस होना है, जो ये रिजल्ट्स हैं, तो उसके एंटिसिपेशन में मार्केट पहले से उसको जो एक कोटेशन है कि बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, कल भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अच्छा, मार्केट का रिजल्ट जो है वो तो इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, कि जो लास्ट क्वार्टर का जो अर्निंग पर शेयर है वो ज़्यादा थी। अभी अर्निंग पर शेयर एनुअल बेस्ड ऑन करंट क्वार्टर वो नीचे आई है। उसकी बेस के ऊपर कल जब अनाउंसमेंट हुई तो उसी की बेस पे कल असूलन अगर फंडामेंटल्स को देखें तो वो तो ये बता रहे हैं कि इसका शेयर की वैल्यू नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट चूँकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल उस एनालिसिस पे चल रही होती है और र्यूमर बेस चल रही होती है और एक पैनिक किस्म का माहौल होता है और मार्केट में ऐसी फोर्सेस हैं जो रिजल्ट को ड्राइव करती हैं और एक वेव क्रिएट कर देते हैं। तो कल एक वेव क्रिएट की गई कि रिजल्ट आया है और डिविडेंड को फोकस कराया गया कि डिविडेंड और 7 रुपये दे दिया है और डिविडेंड अगर किसी ने लेना है तो कौन उस पर रश करे। तो उसकी वजह से तकरीबन 20 रुपये का इसके अंदर अपसाइड है कि तो वॉल्यूम भी एक्सट्रीम दर्जे का वॉल्यूम आया। लेकिन अच्छा, जितना वॉल्यूम आया इट मीन्स के वॉल्यूम से मुराद सिर्फ बायर नहीं होता, सेलर भी होता है। तो साथ साथ जिन्होंने उसको उठाया तो जहाँ पे उनको मौका मिला वो सेलिंग भी करते थे। अच्छा, मैं पहले डायरेक्टली ईपीएस में आना चाह रहा हूँ। ईपीएस में देखिए डायरेक्टली पिछले जो क्वार्टर की एंडिंग थी वो 14 रुपये का ईपीएस था, ठीक है, जो एनुअल ईपीएस ट्रांसलेट होकर 56 का बनता है और अब ये ईपीएस 12.28 आया है जो कि कम होके अब जो करंटली ईपीएस इसकी अर्निंग्स पर शेयर कंसिडर करेंगे वो 49 रुपीज़ है। ये देखें, क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड क्वार्टर एंडेड 31 2025 जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है उसके अंदर। तो पहले जो इनकी पीई रेशो थी वो और थी, तो अभी पीई रेशो जो है यानी पिछले 5 ईयर्स में लगातार देखें तो 15 रुपये, 25 रुपये, 47 रुपये, 56, तो अब लास्ट से थोड़ा सा ये नीचे आई है और डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड थी क्योंकि बैंकिंग स्प्रेड कम हो रहे हैं। तो अब 49 की पीई रेशियो के ऊपर जो प्राइस बनती है वो अगर हम हिस्टोरिकली जो ये पीई रेशियो है उसको अगर हम 4.5 या 4.75 एज्यूम कर लें, इस क्योंकि ये हर कंपनी अपने एक स्टैंडर्ड पीई रेशियो को मेंटेन करती है। ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग होगी, रेट नीचे आएगा अल्टीमेटली कि जहाँ तक वो अपने आइडियल पी रेशियो पर नहीं आ जाती। इसी तरह अगर पी रेशियो नीचे चली जाए तो मीन उसके अंदर बाइंग पोटेंशियल आ जाएगा, बाइंग होगी और तब तक बाइंग होगी जब तक उसको आइडियल रेशियो पर नहीं आ जाता। ये 2023 और 24 की अगर आप प्राइस और पी रेशियो को देखें कि जब प्राइस 130 थी तो पी रेशियो बहुत आइडियल लेवल पे बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। तो डेट वॉज द टाइम कि बाइंग बनती थी, उसमें बाइंग हुई और तब तक बाइंग हुई कि जब तक कि उसको एक रीजनेबल लेवल पे ये अपने आइडियल पी रेशियो जो इनकी 4.5 से लेके 4.75 तक आ रही है। अच्छा, अब जो करंट हमारे पास ईपीएस है अर्निंग्स पर शेयर 49, इसके अकॉर्डिंगली देखें बेस्ड ऑन लेटेस्ट क्वार्टर, अगर हम इसी क्वार्टर के रिजल्ट को अगर हम एज्यूम करके एनुअलाइज करते हैं तो 49 का ईपीएस बन रहा है। उस ईपीएस के ऊपर अगर 450 की प्राइस होगी तो 5.1 पी रेशियो बनती है जो कि इनके बेंचमार्क से ज़्यादा है। मैं आपके सामने थोड़ी सी इसकी वर्किंग करता हूँ, इसको आप देखें अगर 230 की पी रेशियो हो तो फिर ये जाके अपने बेंचमार्क को टच करता है, यानी कि ये तो ये बता रही है कि ये 230 इसकी करंटली फेयर वैल्यू है। लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट है और मार्केट ने इसको 270 और 80 के ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं और अभी भी ये डिविडेंड चूँकि अनाउंस होना है, अनाउंस हुआ है और अभी इसकी डेट्स मौजूद हैं, अभी बाइंग होगी। वो लोग जो डिविडेंड को एंजॉय करना चाहते हैं और सिर्फ डिविडेंड को देख रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि डिविडेंड हमें मिलना है 7 रुपये, ठीक है। तो माइट भी आज जो शेयर 260 रुपये का शेयर है उसको 280 पे बाय कर लेंगे, 290 पे बाय कर लेंगे, 20 रुपये ऊपर महंगा बाय कर लेना है किसके लिए, 7 रुपये डिविडेंड अवेल करने के लिए। और होता यह है कि जब मार्केट में डिविडेंड अनाउंस होता है उससे थोड़ा सा पहले से ही हाइप क्रिएट हो जाती है, चूँकि इनसाइड न्यूज़ होती है
जिनके पास वो वहाँ से उठाना शुरू कर देते हैं। तो से 250 से 260 से जो इनसाइड न्यूज़ वाले हैं उन्होंने इसको उठाया और 280 तक हाइप क्रिएट करते करते ले गए और वहाँ से जाके उन्होंने सेलिंग कर दी और 30 रुपीज़ सपोज शॉर्ट टर्म में विद इन फ्यू डेज अंतर कर लिए और जो उनके हाथ में पकड़ा दिया शेयर जो कि 7 रुपये डिविडेंड के अंदर बैठे हुए हैं। और जो ही ये बुक्स क्लोज होंगी, एक्स होगा, ये सिस्टम क्लोज होगा, दोबारा वहाँ से फिर एग्रेसिव सेलिंग आती है। लेकिन बहरहाल नो वन कैन प्रिडिक्ट, मैं कोई आपको प्राइस के हवाले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या मामला होगा। बट थिंग इज़ कि हाउ द मार्केट फोर्सेस बिहेव और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स और मार्केट सेंटिमेंट्स को आपस में किस तरह चीज़ें लेके चलती है। थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन है, ना समझे दोबारा रिवाइंड करें, वीडियो को देखें, होपफुली आपको चीज़ें एक लॉजिक के साथ समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसकी अगर फाइनेंशियल एनालिसिस करते हुए इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करें, इनकम फॉर द 2 क्वार्टर्स 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025, इनके पिछले एक साल से, चूँकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जाता है तो क्वार्टर को क्वार्टर से ही कंपेयर करेंगे। तो डेफिनेटली जो हमने बताया कि बैंकिंग स्प्रेड नीचे नैरो होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट्स कट होने की वजह से, यानी कल जब लैंडिंग 24% में बैंक कर रहा था, आपको 12-14% के अराउंड लैंडिंग के रेट करंटली आ रहे हैं। तो डेफिनेटली पहले जो स्प्रेड इनका 7-8% पे चला गया होगा, माइट भी कि अब इनका स्प्रेड जो है वो 3-4% पे आ जाए। तो और अभी इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आया, आने वाले क्वार्टर में ये और डेफिनेट आ सकता है और EPS और नीचे जा सकती है या सेम भी रह सकती है। तो अगर हम वन लाइन वाइज आइटम वाइज कंपेयर करें तो जो इनकी अर्निंग्स थी, इनकम थी, नेट प्रॉफिट और नेट रिटर्न जो है वो 67 मिलियन था, रुपीज़ इन 1000 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 61 मिलियन एज्यूम करते हैं। तो 61 मिलियन का जो नेट प्रॉफिट था वो 61 मिलियन हो गया। तो ऑलमोस्ट इसमें 10% की गिरावट है, 10% डिक्लाइन है। तो ऑब्वियसली जब 10% की इनकम डिक्लाइन होगी तो शेयर के अंदर भी उसी तरह शेयर प्राइस के अंदर डिक्लाइन करना बनता है, अपसाइड नहीं बनती। लेकिन मार्केट की जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं वो इस रिजल्ट के ऊपर बस डिविडेंड को उन्हें शोर मचा दिया कि डिविडेंड आ गया, डिविडेंड आ गया, एवरीवन इज रनिंग, नॉट लुकिंग एट द फंडामेंटल। तो बैलेंस शीट को देखना गवारा करने का टाइम नहीं है कि बैलेंस शीट। तो हर मार्केट इसी तरह चलती है कि जब कोई अनाउंसमेंट होती है तो फिर आपको चीज़ों को पकड़ने का मौका भी नहीं मिलता। तो हमारा काम तो फंडामेंटली एनालिसिस करना है और बाकी मार्केट की जो सेंटिमेंट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है और प्रिडिक्टेबल नहीं है। देन वी हैव टोटल, अगर इनकम की बात करें इंक्लूडिंग डायरेक्ट इनकम एंड अदर इनकम, तो वो भी अगर आप चेक करें तो 73 मिलियन से 69 मिलियन के वो, उसमें तकरीबन इन्होंने थोड़ा सा मैनेज किया अदर इनकम से और उसके अंदर 5% जो है वो डिक्लाइन है। क्योंकि बाकी अदर इनकम में लाइक इनकी फ़ी एंड कमीशन है, फ़ी इनकम जो होती है वो तो ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है, वो डेफिनेट उसमें इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। जो 5 मिलियन की थी वो 5.5 मिलियन इन्होंने अरेंज की। इसी तरह डिविडेंड इनकम भी बढ़ी और फॉरेन एक्सचेंज इनकम में भी इन्होंने अच्छे 100% से ज़्यादा का अपसाइड में नज़र आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो इनकी नेट इनकम है बेस्ड ऑन अदर सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्सेज एंड अदर सोर्सेज, 73 मिलियन से 69 मिलियन कंपैरेटिवली इनमें लेस कमी आई है, सिर्फ 5% लेस हुई है। और इसी तरह एक्सपेंसेस भी हर साल के बाद डेफिनेटली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, बढ़ते हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने अच्छा कंट्रोल किया है। जो 21 मिलियन के एक्सपेंसेस है वो 19.6 मिलियन के एक्सपेंसेस के ऊपर आ गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है एंड प्रॉफिट, बल्कि अल्टीमेटली हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर स्ट्रेट अवे आते हैं। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 24 मिलियन का था वो 22 मिलियन, अगर हम फिगर इन 1000 की बात करें तो बिलियन बन जाते हैं। 24 बिलियन से ये 22 बिलियन के ऊपर आ गया, तो ऑलमोस्ट 10% का इसके अंदर डिक्लाइन है, जो ऊपर हमें बैंकिंग स्प्रेड की होती है मेन इनकम में आया था। तो यहाँ पे बेसिक अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 13.95 से अब 12.22 हो गई है। तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करके इस क्वार्टर के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इनकी अब अर्निंग पर शेयर वो 49 हो गई है। और 49 की EPS को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इनकी PE रेशियो करंटली वो 5 से ऊपर जा रही है और हिस्टोरिकली ये 5 से नीचे रहती है। तो अगर हिस्टोरिकल अपने ट्रेंड को ये फॉलो करें तो फिर इसकी प्राइस जो है वो 260-50 से स्टार्ट होके तो 280 तक बनती है दरमियान में। अल्टीमेटली आई गेस के 260 के दरमियान की सामने सेटल होगी। और क्वार्टरली जो इनके 31 दिसंबर की जो बैलेंस शीट की फिगर्स थी और 31 मार्च की जो ये बैलेंस शीट को ये लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें एसेट्स इनके स्लाइटली इम्प्रूव हुए हैं। जो 3 बिलियन के
एसेट से वो बढ़ के तो 4 बिलियन 3.9 बिलियन से 4 बिलियन हो गए हुए हैं। तो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ तो वाइज तो कंपनी बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब ज़रा इंटरेस्ट रेट्स जो बैंक स्टेट बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स वो पॉलिसी रेट्स आते हैं वो डेफिनेटली बैंक के अपनी कंट्रोल में नहीं है। अदरवाइज़ इनकी अपनी मैनेजमेंट के हवाले से और प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो दिस वाज ऑल एनालिसिस अबाउट द मीज़ान बैंक। तो इसकी शेयर प्राइसिंग और पी रेशियो के हवाले से कुछ लोगों को माइट भी ये ना, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और असम्पशंस मैंने मेंशन कर दी हैं कि 250, 260, 270 की प्राइस के ऊपर 49 की अगर प्राइस है EPS की तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को देखते रहें, नई वीडियोज़ आ रही है तो इनकी ब्रीफली शॉर्टली एक वीडियो बनाई है ताकि कल के रिजल्ट्स के हवाले से आज जो चेंजेस आ सकती हैं उसको आप अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट कर लें और अच्छा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें। थैंक यू।